देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट शुरू करेंगे। इसकी धारा 2 पढ़ रहे थे, इसमें परिभाषाएं थी। जो धारा 231 से हमें इसको देखना है। धारा 231 में जो है परमिट के बारे में बताया गया है कि परमिट का क्या अर्थ है। तो इसमें आपको नोट करना है कि परमिट का अर्थ है राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या विहित प्राधिकारी द्वारा उपयोग करने के लिए दिया गया कोई भी प्रमाण पत्र। तो केवल इतना लिख लीजिए कि राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या विहित प्राधिकारी द्वारा उपयोग करने के लिए दिया गया परमिट। ठीक, कौन कौन दे सकता है परमिट? राज्य प्राधिकरण दे सकता है, या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण दे सकता है, या कोई विहित प्राधिकारी जिसको बनाया गया हो, सक्षम घोषित किया गया हो परमिट देने के लिए। ठीक है, परमिट लाइसेंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, लाइसेंस तो आप गाड़ी बनवाते हो तब लाइसेंस बनवाते हो गाड़ी चलाने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो। अब परमिट की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप कोई, जैसे कि माल ढोना है, आपको कुछ काम करना, तो उसके लिए परमिट आपको अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो परमिट की बात कह रहा था कि परमिट का क्या अर्थ है? राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा या विहित प्राधिकारी द्वारा उपयोग करने के लिए दिया गया हो, उसको क्या कहते हैं? उसको परमिट कहते हैं। उसके बाद 232 में जो विहित की परिभाषा है, तो उसको नोट नहीं करना है आपको ने। 232 लिख लीजिए, विहित। विहित की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, 232 में काय की परिभाषा दे रखी है? विहित की, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। 233 में जो है आपकी प्राइवेट सेवा यान, कि प्राइवेट सेवा यान का क्या अर्थ है? तो प्राइवेट सेवा यान का अर्थ है स्वामी या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक पर उपयोग के लिए दिया गया हो। किसके द्वारा? स्वामी मतलब जो मालिक है, या तो उसकी तरफ से ही, उसके द्वारा ही दिया गया हो भाड़े पर, किराए पर, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया हो। उसने किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर रखा हो कि भाई ये गाड़ी हमारी किराए से लगाते रहना, भाड़े पे चलाते रहना। ठीक है, तो स्वामी या उसकी ओर से भाड़े या पारिश्रमिक पर उपयोग करने के लिए दिया गया हो। इसमें लोक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला वाहन शामिल नहीं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर है तो वो शामिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी बस का स्वामी है तो वो प्राइवेट यान नहीं है, सीधी सी बात ये। आपकी गाड़ी है, कोई व्हीकल है आपका पास, बड़ा व्हीकल है, और आप उसको किराए से चलाते हैं, तो वो प्राइवेट सेवा यान है। लेकिन अगर आप बस के स्वामी हैं, यानी कि वो कैसा है? वो लोक प्रयोजन वाला हो गया, तो वो प्राइवेट यान नहीं कहलाएगा। समझ गए? प्राइवेट यान का अर्थ होता है निजी तौर पे जो चलाए जाते हैं। अगर आप कोई बस के स्वामी हैं और उसको भाड़े पर, पारिश्रमिक पर चला रहे हैं, तो वो जो है प्राइवेट सेवा यान नहीं कहलाएगा। ठीक, अब आता है 234 सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान तो आप जानते हैं, सार्वजनिक स्थान का अर्थ होता है जिस पर जनता की पहुंच का अधिकार हो, या जिस पर जनता की पहुंच हो, या जिस पर जनता की पहुंच का अधिकार हो, ऐसा स्थान क्या कहलाता है? सार्वजनिक स्थान। मतलब जहां आप भी रोक टोक जा सकते हो, आपको राइट है, ऐसा स्थान क्या कहलाता है? ऐसा स्थान जो है सार्वजनिक स्थान कहलाता है। जहां आपको बेरोक टोक आने जाने की अनुमति है, ऐसा स्थान सार्वजनिक स्थान कहलाता है। इसके बाद 235 में जो है सार्वजनिक सेवा यान की परिभाषा दे रखी कि भाई सार्वजनिक सेवा यान क्या होता है? जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है। जैसे बस हो गई आपकी, ये सार्वजनिक सेवा यान है। इसमें यात्रियों को ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, भाड़े पर, किराया वगैरह जो भी आपसे लिया जाता है, और उसको जो है, जो भी जनता है, जो भी व्यक्ति है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो सार्वजनिक सेवा यान क्या है? जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 236 में रजिस्ट्रीकृत धुरी भार। क्या की परिभाषा दे रखी? रजिस्ट्रीकृत धुरी भार की परिभाषा दे रखी। तो रजिस्ट्रीकृत धुरी भार का अर्थ है उस धुरी के लिए अनुज्ञेय धुरी भार। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन ने पढ़ा था पहले कि धुरी भार क्या होता है, जहां से घूमता है पहिया, वहां से जो पहिया कसा रहता है ना, जिस पे एक्सल पे जिधर से वो घूमता है, वो धुरी कहलाती है। और उससे जमीन पर टिका रहता है वो उसका भार कहलाता है पूरा। तो अनुज्ञेय धुरी भार का अर्थ होता है सरकार ने क्या रखा है, हर व्हीकल के लिए एक वेट जो है तय कर रखा है। कि बस है, बस में भी 2-3 कैटेगरी बना रखी हैं, और गाड़ियों में भी 2-3 कैटेगरी बना रखी हैं, व्हीकल आपके 2 व्हीलर में भी 2-3 कैटेगरी बना रखी हैं। तो उन कैटेगरी वाइज सरकार ने क्या कर रखा, वेट निर्धारित कर रखा है कि अगर आपकी गाड़ी का वेट इतना है तो ये किस कैटेगरी की होगी, उसका वेट उससे ज्यादा है तो वो किस कैटेगरी की होगी। तो वही कह रहा है कि उस धुरी भार के लिए अनुज्ञेय, अनुज्ञेय मतलब जितना सरकार ने तय कर रखा है उतना भार।
तो अरजिस्ट्रीकृत धुरी भार का मतलब है उस धुरी के लिए अनुज्ञा अनुमति प्राप्त धुरी भार, मतलब जो रजिस्ट्रीकृत में रहता है उसमें लिखा रहता है कि भी इतना धुरी है, इतना वेट है वजन का, तो उस हिसाब से अनुज्ञा धुरी भार। 237 में जो है रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी की परिभाषा दे रखी है। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी का अर्थ है अध्याय 4 के अधीन सशक्त किया गया अधिकारी। चैप्टर 4 के अधीन सशक्त किया गया अधिकारी कौन है? रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4। मार्ग 238 में जो है मार्ग की परिभाषा दे रखी है। मार्ग का अर्थ होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने जाने का रास्ता। टर्मिनल आप ऐसे ही समझ लीजिए, एक स्थान से जैसे कोई बस चलती है, उदाहरण के लिए बसें ही चलती हैं, कोई एक शहर से दूसरे शहर, तो वो एक टर्मिनल हो गया, दूसरा उसका दूसरा टर्मिनल हो गया। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल गंतव्य स्थान कहते हैं जिसे अपन वो, तो जहां से शुरू होती है और जहां खत्म होती है वो, उसके बीच का जो रास्ता होता है वो टर्मिनल कहलाता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आने जाने का रास्ता। जैसे बसों के लिए जब पास जारी किए जाते हैं तो ये तय किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, किस रूट से किस रूट पर जाएगी, किस शहर से किस शहर जाएगी, तो उसको टर्मिनल कहते हैं। आने जाने का जो बीच का रास्ता है उसको मार्ग कहते हैं। इसके बाद सेक्शन 38(2) का जो है 38A और दे रखा, उसमें स्कीम की परिभाषा दे रखी कि स्कीम का क्या अर्थ है। स्कीम का अर्थ है अधिनियम के अनुसार बनाई गई योजना, ठीक, या स्कीम कह लीजिए। योजना स्कीम एक ही बात होती। अगर योजना की स्कीम की जगह योजना लिखे तो यही मतलब है उसका, वो नहीं, ये स्कीम इंग्लिश शब्द है, योजना हिंदी शब्द है बस। अगर पूछे कि योजना कहाँ है तो 38 में, स्कीम कहाँ है 38, एक ही बात है वो, ठीक है। तो अधिनियम के अनुसार बनाई गई योजना या स्कीम, 38 का मतलब है जो अधिनियम के अनुसार बनाई जाती है वो योजना या स्कीम। उसके बाद 39 आता है, सेक्शन 239। 39 में जो है अर्ध ट्रेलर की परिभाषा दे रखी है। काय की? अर्ध ट्रेलर, ठीक है। 39 में काय की परिभाषा दे रखी है आपकी? अर्ध ट्रेलर की। अब अर्ध ट्रेलर क्या होता है? ट्रेलर से भिन्न ऐसा यान जो मोटर यान से जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है ट्रेलर से भिन्न, ट्रेलर से भिन्न मतलब ट्रेलर इसमें शामिल नहीं है। तो ट्रेलर से भिन्न ऐसा यान, ऐसा यान जो काय से जुड़ा हुआ है? मोटर यान से जुड़ा हुआ है, जो मोटर यान से जुड़ा है, मोटर यान से जुड़ा है, ठीक है। तो ट्रेलर से भिन्न ऐसा यान या ऐसा मोटर यान जो काय से जुड़ा हुआ। एक मिनट, इनका फोन क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्ध ट्रेलर का अर्थ क्या है? ट्रेलर से भिन्न ऐसा यान जो मोटर यान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ट्रेलर से भिन्न ऐसा यान जो मोटर यान से जुड़ा हुआ है और उसके भाग का वहन मोटर यान द्वारा किया जाता है, और उसके भार का वहन मोटर यान द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ट्रेलर एक तरीके से एक ऐसा उपकरण हो गया, जो आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे जो ट्रेलर लगा, मतलब उनमें खुद का इंजन नहीं होता, वो तो आप जो भी गाड़ी वगैरह है उसके पीछे लगा दो उसको, और वो उसी के भार से खींचता है, मतलब वही गाड़ी इसको खींचती है। उदाहरण का सबसे अच्छा ट्रैक्टर रहता है, उसमें ट्रॉली लगी रहती है, वो अर्ध ट्रेलर हो गया एक तरीके से, है ना। ट्रॉली कहते हैं अपन उसको। लेकिन ये उसको उदाहरण समझने के लिए कह रहे हैं। जैसे ट्रक रहते हैं ना, ट्रक रहते हैं, ट्रक रखे रहते हैं कोई, उसमें जो खींचते हैं चीजें, पीछे जो खींच रहा है, या कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उसमें लगा दिए जाते हैं सामान खींचने के लिए, डो करने के लिए। तो जो गाड़ी से खींचते हैं उनमें खुद का जो है इंजन नहीं होता, वो केवल खींचने के लिए होते हैं, केवल उनमें पहिया होते हैं, और वो खींचते हैं जिस जो भी यान आप चला रहे हो उससे खींचते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? उनको अर्ध ट्रेलर कहते हैं, ठीक है। जिनमें खुद का इंजन नहीं होता इनमें, इसीलिए बस ये याद रखिए, उनमें इंजन नहीं होता, केवल पहिए होते हैं, ताकि वो पीछे जो भी यान आप चलाते हैं उसके सहारे वो धड़कता जाता है, फिसलता जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको अर्ध ट्रेलर कहते हैं। अब देखिए आगे,
अर्ध ट्रेलर के बाद आपकी परिभाषा आती है मंजिली गाड़ी 240 में, सेक्शन 240। इसमें क्या की आती मंजिली गाड़ी। देखिए मंजिली गाड़ी का यहाँ डबल टेकर बसों की बात नहीं कर रहा वो। आप नाम सुन के सोचो कि मंजिली गाड़ी बोले डबल टेकर बस हैं या डबल टेकर जो व्हीकल होता है उनकी बात नहीं कर रहा है ये। मंजिली गाड़ी का मतलब होता है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने वाली गाड़ी, आपके गंतव्य स्थान पर या आपकी मंजिल पर पहुंचाने वाली गाड़ी। मंजिल कहते हैं ना कि हमें अपनी मंजिल पे जाना है, तो आपकी जो भी मंजिल है जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचाने वाली गाड़ी, ठीक है, उसका अर्थ ये है। तो मंजिली गाड़ी का अर्थ है इसमें 6 से अधिक यात्रियों को, कितने यात्री को, 6 से अधिक यात्रियों को, ठीक है, 6 से अधिक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाई जाती। 6 से अधिक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थान पर वहन करने के लिए, वहन करने के लिए भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाई जाती। ठीक है, मतलब 6 से अधिक यात्री होना चाहिए। मंजिली गाड़ी तब है उसमें क्वांटिटी बता दी कि मतलब 6 से ज्यादा यात्रियों को ले जाती है, आपकी जो भी मंजिल है वो आपकी मंजिल तक पहुंचाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। आपकी मंजिल जो मंजिल आपकी होती है उस गाड़ी में आप बैठ जाते हो। आपको भोपाल जाना है इंदौर से, तो आप इंदौर से भोपाल की बस में बैठ जाओगे। उसमें 6 से ज्यादा यात्री आते ही हैं, तो 6 से ज्यादा यात्रियों वाली होती तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी मंजिली गाड़ी। बस यानी कि एक तरीके से मंजिली गाड़ी है आपकी। बस क्या है, मंजिली गाड़ी। वो आपकी मंजिल तक आपको क्या करती है, पहुंचाती है। 6 से अधिक यात्री उसमें आते ही है, तो ये लिखा है 6 से अधिक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, जो आपकी मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं उस स्थान पर वो पहुंचाती है। 41 में दे रखा है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र। देखिए संघ राज्य क्षेत्र का क्या अर्थ है। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ है अनुच्छेद 39 के अधीन नियुक्त प्रशासक। बस इतना याद रखें, अनुच्छेद 39 के अनुसार नियुक्त प्रशासक। मतलब यह है कि संघ राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 39 के तहत जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो भी शामिल है। ठीक है, बाकी ये सभी जगह एक ही परिभाषा रहती है संघ राज्य क्षेत्र की। ठीक है, ये कॉमन परिभाषा है। 242 कहता है राज्य परिवहन उपकरण। राज्य परिवहन उपकरण, उपक्रम, उपक्रम, राज्य परिवहन उपक्रम। ऐसा उपक्रम जो सड़क परिवहन उपक्रम की व्यवस्था करता है। ऐसा उपक्रम, उपक्रम जो कैसा, सड़क परिवहन उपक्रम की व्यवस्था करता है। क्या मतलब इसका, सड़कों की देखभाल करता है? सड़कों की देखभाल नहीं, सड़क परिवहन की बात कह रहा है।
मतलब आपने देखा होगा हर स्टेट अपने तो मैं तो खत्म हो गया एमपी में तो ठेका वाली चलने लगी, कहते वो उसको गवर्नमेंट की, लेकिन है वो ठेका वाली बस है। जो गवर्नमेंट की बस है सब ठेके कर दिए। लेकिन अदर स्टेट में आपने देखा होगा राज्य पर राजस्थान परिवहन की बसें चलती हैं, उत्तर प्रदेश की भी चलती हैं, है ना। तो इस तरीके से सड़क परिवहन का मतलब होता है कि सड़क पे आने जाने की जो व्यवस्था करता है। अब जैसे उसके स्टेट में जो भी लोग रहते हैं उनको आने जाने की व्यवस्था कर रहा है, चाहे वो खुद की बसें चलाए चाहे वो ठेके पे चलाए, तो वही आते हैं इसमें। राज्य परिवहन उपक्रम का अर्थ है कि जो बसें चलवाते हैं ना लोगों के आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रूल्स बनाते हैं सड़क पर आने जाने के लिए, वो वाला उपक्रम इसमें शामिल है। तो राज्य परिवहन उपक्रम का अर्थ है ऐसा उपक्रम जो सड़क परिवहन उपक्रम की व्यवस्था करता है लोगों के आने जाने की व्यवस्था करी जाती है, वो उपक्रम इसके अंतर्गत आता है। 42 का जो है ए और है। 42 का ए जो है वो कहता है परीक्षण अभिकरण। परीक्षण अभिकरण, भाई परीक्षण की भी जरूरत पड़ती है वाहनों के, उसके लिए है। परीक्षण अभिकरण का अर्थ है धारा 110 बी के अधीन। कौन सी धारा? सेक्शन 110 बी, कैपिटल लिख लीजिए समझ में आएगा। एक्स 110 की उपधारा बी के अधीन तो परीक्षण उपकरण की स्थापना किस धारा में? धारा 110 की उपधारा बी में। आर्टिकल 239 है। ओके ओके ओके, हाँ 239 होगा, मैंने दो लिखना भूल गया। 239 ही है आर्टिकल 239 ही है, उसको सही कर लीजिएगा। 239 ही है आर्टिकल 239 आगे दो लगा लीजिए। परीक्षण अभिकरण धारा 110 की उपधारा बी के अधीन धारा परीक्षण उपकरण, इसमें इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, संघ राज्य क्षेत्र में 239 है, 239 ही रहता है वो, 239 ही। अब अपन पढ़ रहे थे 42 से परीक्षण अभिकरण। तो परीक्षण अभिकरण का अर्थ है धारा 110 बी के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में नाम निर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत है। धारा 120 110 बी के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में, परीक्षण अभिकरण के रूप में, अभिकरण के रूप में नाम निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट ही है नाम निर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत है, निकाय अभिप्रेत है। ठीक है। धारा 110 बी के अधीन परीक्षण अभिकरण के रूप में नाम निर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत है। ठीक है, ये आप कर लीजिए, इसको लिख लीजिए धारा 110। तो 110 बी याद रखना है, परीक्षण अभिकरण कहाँ है? 110 बी में। उसके बाद आता है 243 43। इसमें क्या दे रखा है? इसमें पर्यटन यान दे रखा है। पर्यटकों के लिए आपने देखे होंगे वो पर्यटन, एक मिनट, पर्यटन यान, यात्री वाहन, पर्यटन, जो पर्यटन के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशली घूमने फिरने के लिए बनाए जाते हैं, वो लोग आते हैं इसमें, है ना। ऐसी ठेका गाड़ी अभिप्रेत है, कैसी? ऐसी ठेका गाड़ी अभिप्रेत है, कैसी ठेका गाड़ी अभिप्रेत है? जो विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार निर्मित, विनिर्देशों का मतलब जैसे भी निर्देश बताए गए, विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशों के अनुसार ठीक है,
निर्मित, बनाई गई, निर्मित मतलब बनाई गई, निर्मित या अनुकूलित, या उसके अनुकूल कर लिया गया है, या अनुकूलित, सज्जित और अनुरक्षित है। और अनुरक्षित है। आप पर्यटक वाले स्थानों पर जाते होंगे, आपको दिखता होगा टूरिस्ट बसें दिख रही हैं, उसके हिसाब से बना ली जाती। या आप जंगलों में घूमने जाते हो तो वहां भी कई लोग किराए से गाड़ी चलाते, आप पन्ना वगैरह में गए होंगे, वहां पे देखा होगा आपने, घर घर लोग रखे हैं जिप्सियां, तो वो उस हिसाब से बना लेते हैं। तो उस प्रकार से पर्यटन यान कहलाते हैं, वो सब पर्यटन यान में ही आते हैं जो पर्यटकों को घुमाने के काम में आते हैं ना। उस अनुसार जो जैसा सरकार ने नियम बनाया कुल मिला के उनके अनुसार उन्होंने ढाल लिया हो, और जहां उसका इस्तेमाल होना है उस हिसाब से बना लिया हो। जैसे कि आपको जंगल जाना है तो वहां पे फिर वो जाली वगैरह लगा लेते हैं उसमें कि भाई से चीते दिखाने, बसें होती हैं यहाँ से वहां ले जाने के लिए, तो वो उसकी सुविधा के हिसाब से बना ली जाती, पर्यटकों की सुविधा के हिसाब से बना ली जाती, तो उस हिसाब से अनुकूलित हो, सज्जित हो, अनुरक्षित हो, ऐसे यान, ऐसी ठेका गाड़ियां क्या कहलाती हैं, पर्यटक यान या पर्यटन यान कहलाती, जो पर्यटकों को घुमा, टूरिस्ट यान कहते हैं, जैसे टूरिस्ट यान कहलाते हैं। टूरिस्ट बस जैसा आपने सुना होगा, देखा होगा, वही सब आते हैं इसमें, ठीक है। 43 के बाद आता है 44, ट्रैक्टर। काय की परिभाषा दे रखी, ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर का क्या अर्थ है, ऐसा मोटरयान जो स्वयं कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है। ऐसा मोटर यान जो स्वयं कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है। अब आप कहोगे भाई ट्रैक्टर तो वजन खींचता है, हमने देखा, और परिभाषा कहती कि भैया जो स्वयं कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है। ऐसा मोटरयान जो स्वयं कोई भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं है, मतलब भार के लिए नहीं बनाया गया ट्रैक्टर को। ये वो बात अलग है कि वो मल्टीपर्पस होता है, ट्रैक्टर जैसा काम तो कोई नहीं कर सकता, ट्रैक्टर सब कर लेता है, ट्रैक्टर सारे काम करता है, उसके उपकरण लग जाते हैं वो सारे काम कर लेता है। आपने देखा भी होगा, ट्रैक्टर सारे काम कर लेता है। ट्रैक्टर खेत, बेसिकली ट्रैक्टर बनाया जाता है खेती के लिए, ठीक है, इसीलिए लिखा है कि जो भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं किया गया। ट्रैक्टर का उपयोग क्या है, खेती, ट्रैक्टर खेती करने के लिए बनाया जाता है, उसका मकसद ही होता है खेती करना। वो बात अलग है कि लोग उससे ढुलाई कराते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, क्योंकि वो मल्टीपर्पस होता है इसीलिए लोग लेते हैं। लेकिन उसका मकसद क्या होता है, ट्रैक्टर का मकसद ये होता है कि भाई उसका माल वहन किया जाए या कुछ और काम करे, वो तो नहीं। ट्रैक्टर का काम होता है खेती से जुड़े हुए सारे काम करना, तो वो सारे काम करता भी है। ट्रैक्टर खेती करता है, आपके खेत जोतता है, गुड़ाई वुड़ाई सब करता है ना। इसके अलावा ट्रैक्टर में ट्रॉली वगैरह लग जाती तो माल भी ढो लेता है वो। उसके अलावा ट्रैक्टर में आगे होपर लग जाता है तो वो आपका हिटाची का छोटा मोटा काम भी कर देता है, आगे मूवी लग जाता है तो वो खुदाई वुदाई का काम भी कर देता है, थ्रेसिंग का काम भी कर देता है, सारे काम कर देता है ट्रैक्टर। तो लेकिन उसका मकसद क्या है, खेती। तो अब जैसे जैसे कि थ्रेसिंग हो गई, ये खेती का काम है ना। अब खेती का काम होगा तो ट्रॉली, आप कहोगे फिर ट्रॉली क्यों लगती है, ट्रॉली भाई खेती में आप फसल काटोगे तो उसको ले जाने के लिए जरूरी है ना, इसीलिए ट्रॉली लगा सकते हो आप उसमें। अब आगे कई उपकरण आते हैं, उसमें बुआई वगैरह होती है तो वो भी लग जाते हैं, क्योंकि वो भी खेती से जुड़े हुए काम है ना। कोई चीज आपको खेत समतल करना है तो आगे होपर लग जाता है, उससे हो जाता है। तो कुल मिला के वो सारे काम क्या है, खेती के हैं। तो खेती से जुड़े हुए काम करने के लिए ट्रैक्टर बनाया जाता है। इसीलिए लिखा है कि ऐसा मोटरयान जो स्वयं भार वहन करने के लिए निर्मित नहीं, अपने आप में भार वहन करने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। वो बात अलग है कि लोग उससे लेते हैं, लेकिन बनाया तो उसको खेती के लिए गया, ठीक है। ये परिभाषा उसकी दे रखी। ट्रैक्टर के बाद आता है यातायात संकेत, 45 में।
चिन्ह वगैरह जो आपके सिग्नल वगैरह पे लगे रहते हैं ना, निशान, उनकी बात कह रहा है यातायात संकेत। तो यातायात संकेत में क्या शामिल है? सभी संकेत। इसमें सभी संकेत क्या शामिल है? सभी संकेत। संकेत मतलब जो भी सिग्नल लगे रहते हैं वो सभी प्रकार के इसमें आते हैं। जो आपके रोड पे जो सिग्नल वगैरह वगैरह बने रहते हैं, जो चिन्ह वगैरह बने रहते हैं, वो सभी आते हैं, सभी संकेत। चेतावनी संकेत, चेतावनी संकेत। इसके अलावा जो वार्निंग संकेत लिखा रखता है कि भाई आगे अंधा मोड़ है, वो भी आता है। ठीक है। स्तंभ जो नीचे गड़े रहते हैं वो भी आते हैं, स्तंभ भी आते हैं। ठीक, कोई खम्मा गड़ा है, कोई स्तंभ गड़ा है जिसपे कुछ लगा है, वो भी आता है। दिशा सूचक स्तंभ, सूचक आदि सारे आते हैं। दिशा सूचक आप जानते हो, वो मालिनी स्टोन जिसे कहते हैं, उस पे लिखा रहता है भाई कितने से कितनी दूरी बची है आपके शहर की, तो वो भी इसमें आते हैं। दिशा सूचक जो स्तंभ होते हैं वो भी जो है संकेत की परिभाषा में आते हैं। कुल मिला के ये कह रहा है कि सारे संकेत आते हैं, चाहे वो चेतावनी संकेत हो, चाहे वो स्तंभ के रूप में दिया गया कोई संकेत हो, चिन्ह हो, है ना, या दिशा सूचक के रूप में दिया गया हो, सारे के सारे जो है यातायात संकेत की परिभाषा में आते हैं। 246 कहता है ट्रेलर। अभी तो अर्ध ट्रेलर पढ़ा, अब ट्रेलर पढ़ रहे हैं। पहले, इससे पहले क्या पढ़ा था? अर्ध ट्रेलर। अर्ध ट्रेलर क्या था? जो ट्रेलर से जुड़ के चल रहा था। अब ये ट्रेलर आ गया। तो ऐसा मोटरयान जो खींचा जाता है, ये कह रहा है, ऐसा मोटरयान जो खींचा जाता है, खींचा जाता है, ठीक है, खींचा जाता है या खींचे जाने के लिए आश्रित है, या खींचे जाने के लिए हाशियत है। एक मिनट, खींचे जाने के लिए क्या है? कौन सा है? 46। ठीक, ठीक है, खींचा जाता है या खींचे जाने के लिए आशियत है। अर्ध ट्रेलर साइड कार शामिल नहीं है इसमें, याद रखना है, इसमें अर्ध ट्रेलर और साइड कार शामिल नहीं है। ठीक है। तो ट्रेलर का अर्थ क्या है? ये कह रहा है ट्रेलर का अर्थ है ऐसा मोटर यान, देखिए मोटर लगा है उसमें, परिभाषा कह रही कि मोटर यान, यान नहीं कह रही, उसमें कह रही थी यान, इसमें कह रही मोटर यान। जिसमें मोटर यान मतलब जिसमें मोटर लगी हो। मोटर यान जो खींचा जाता है या खींचे जाने के लिए आश्रित है, मतलब जो खींचता है, जो ढोने के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप देखते हो ट्रेलर, ट्रैक्टर, वो ट्रक रहते हैं, दो तरीके के रहते हैं। एक तो वो परमानेंट, उसमें पीछे बॉडी लगी रहती है, वो रहते हैं। एक वो रहते हैं जिनमें केवल बॉडी बॉडी नहीं रहती, कंटेनर रखे जाते हैं उसके ऊपर। मोटरयान होता है ना, उसमें केवल कंटेनर रख देते हैं, उठाया कंटेनर और रख दिया, वो चले जाते हैं। बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं केवल कंटेनर रख दिए जाते हैं उसके ऊपर। मोस्टली कंटेनर ही रखे जाते हैं जो बड़े ट्रक होते हैं। ठीक है, तो वो वाले ट्रेलर, उनको ट्रेलर ही कहते हैं कि ट्रेलर आ गया, बड़ा ट्रेलर आ गया। तो उनको ट्रेलर कहते हैं जिनको पीछे बॉडी रहती है, उसमें क्या किया आपने, उसमें आपने केवल वो कंटेनर उठाया और रख दिया उसकी बॉडी पे। तो ऐसा मोटरयान इसमें शामिल होता है जो खींचे जाने के लिए आश्रित है। ट्रेलर और साइड कार इसमें, अर्ध ट्रेलर और साइड कार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे 47। देखिए,
अब देखिए आगे, ट्रेलर हो गया, परिवहन यान, सेक्शन 247 क्या है इसमें? परिवहन यान। परिवहन यान का क्या अर्थ है? कोई सार्वजनिक सेवायान। कैसा? सार्वजनिक, कोई सार्वजनिक सेवायान। कोई सार्वजनिक सेवायान मालयान। सार्वजनिक सेवायान भी आता है, मालयान भी आता है। शिक्षा संस्था बस, शिक्षा संस्था बस, शिक्षा संस्था बस। यह प्राइवेट सेवायान अभिप्रेत है। सॉरी, हाँ, यह प्राइवेट सेवायान अभिप्रेत है, या प्राइवेट सेवा यान अभिप्रेत है। अब आप कहोगे ये क्या है? ये सिंपल सी बात, तो लिखा परिवहन यान। परिवहन का मतलब होता है ले जाने वाले, तो ये सब परिवहन के ही साधन तो है, चाहे वो सार्वजनिक सेवा यान हो, चाहे आपका माल वहन करने वाला सेवा यान हो, चाहे शिक्षा संस्थान की बस हो, चाहे कोई आपका प्राइवेट व्हीकल हो, सभी के सभी परिवहन यान ही तो है। परिवहन यान का मतलब होता है आपको ले जाने वाले, जो आप मनुष्यों को ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे, भाड़े को ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं, यात्रियों को ले जाते हैं, विद्यार्थियों को ले जाते हैं, वो सब आते हैं। तो सभी के सब क्या है? परिवहन के ही साधन तो है। तो वही तो कह रहा है परिभाषा कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। परिवहन यान का मतलब परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, चाहे वो सार्वजनिक सेवा यान के रूप में चलाया जाता हो, चाहे वो माल यान के रूप में चलाया जाता हो, चाहे वो शिक्षा संस्था बस के रूप में चलाया जाता हो, चाहे आपका प्राइवेट सेवा यान के रूप में चलाया जाता हो, ये सब के सब परिवहन के ही साधन है। ठीक है, यही परिभाषा कह रही है। 248 देखिए, 248 कहता है लदान रहित भार। और कुछ है इसमें आगे? नहीं, 48 ही है, लदान रहित भार। लदान रहित भार, ठीक है, लदान रहित भार। लदान रहित भार का अर्थ क्या है? यान या ट्रेलर का ऐसे सभी उपस्कर सहित भार अभिप्रेत है। यान या ट्रेलर का, यान या ट्रेलर का ऐसे सभी उपस्कर सहित यान या ट्रेलर का ऐसे सभी उपस्कर सहित भार अभिप्रेत है। ठीक है, लदान रहित भार का अर्थ है उपस्कर सहित। लदान भार पूरे जो भी उपकरण है उसके साथ जो भार, उपस्कर मतलब वाहन में जो भी चीजें लगी रहती है, जो भी वाहन में लगा उसका पूरा भार वाहन का, लदान रहित भार। खाली वाहन का वगैरह है। लदान रहित भार का मतलब ये नहीं कि बड़ा जो वाहन होता है उसका भार, कुल मिला के वेट की बात कह रहा है, वाहन का जो भी वेट होता है वो। वाहन यान है या ट्रेलर है, सभी उपस्कर मतलब जो भी उपकरण उसमें लगे रहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप जानते हैं कि भैया वाहन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा पहिया लगा रहता है, वो क्या कहते हैं, अपन कहते हैं जब पंचर वगैरह हो जाता है उसके लिए रखते हैं, उसमें उसके
पैमाने वो कसने वगैरह के औजार भी रहते, तो उन सहित उनके साथ जो भार होता है वो क्या कहलाता है, लदान रहित भार कहलाता है। खाली वाहन है, लेकिन ऐसा नहीं कि माल भरा हुआ है 10 कुंटल पहले से भरा हुआ है फिर आप पर, वो नहीं, खाली वाहन। जो वाहन के उपकरण होते हैं उनके साथ जो वेट होता है वो वेट, ठीक है, जो भी उपकरण वाहन में लगे हैं, ठीक है, उन उपकरणों के साथ भार। ऐसा नहीं कि वो सारे उपकरण हटाए जाएंगे फिर वेट किए जाएंगे, नहीं, जो उपकरण वाहन में लगा रहते हैं उन उपकरणों के साथ यान का भार, उसका क्या कहलाता है, लदान रहित भार कहलाता है। 249 ये कहता है भार, ये भार की परिभाषा, लास्ट परिभाषा है आपकी भार। क्या परिभाषा भार में क्या कहता है, ये कहता है पहियों सहित कुल भार अभिप्रेत, पहियों सहित, पहियों सहित कुल भार अभिप्रेत है। ठीक है, पहियों सहित मतलब यही वाला जो भार है पहियों के साथ मिला के वो क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, पहियों के साथ जो भार है वो इसका भार कहलाता है। भार मतलब पहियों सहित कुल भार अभिप्रेत, वाहन का पूरा जो टोटल वेट होता है वो भार कहलाता है। ठीक, ये आपकी परिभाषाएं हो गई यहाँ तक। ये अध्याय जो है अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद सेक्शन 2A में ए करके जोड़ा है, सेक्शन 2A कैपिटल, ये 2 का वो जोड़ा था और ये 2A करके ही सेक्शन जोड़ा है। 2A में जो है ई गाड़ी और ई रिक्शा को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ई गाड़ी। अब ये क्यों जोड़ा गया है, इसके पीछे क्या वजह है, कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, एक मिनट इसको निकाल ले थोड़ा सा। दूसरा, ये जोड़ा गया है आपका 2015 में। ठीक है, अब क्यों जोड़ा गया 2015 में, आपने देखा होगा एक पहले जब क्या कहते हैं दिल्ली में ई रिक्शा चलते थे, तो वहां के दिल्ली के हाई कोर्ट ने क्या किया था, उस पर रोक लगा दी थी कि भाई ई रिक्शा से एक्सीडेंट होते पता पड़ते नहीं पीछे से आ जाते, उन पर रोक लगा दी थी। उस समय क्या होता था, ई रिक्शा के लिए जो ई रिक्शा होते थे और ई बाइसिकल होती थी, कोई नंबर वगैरह की जरूरत नहीं हुआ करती थी ई रिक्शा के लिए, ना ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत हुआ करती थी और ना ही उसके लिए उनको नंबर मिलते थे, बगैर नंबर के आराम से चला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हाई कोर्ट ने वहां क्या किया, रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो दिल्ली जैसे शहर में अगर ई रिक्शा पर रोक लगा दोगे तो परिवहन के साधन क्या होंगे, दिक्कत आ जाएगी। बहुत चलते थे वहां, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वहां ई रिक्शा है दिल्ली में। तो इससे बचने के लिए सरकार ने फिर इस एक्ट में क्या किया, संशोधन किया और इसको एक लीगल रूप दिया। तो इसीलिए सरकार ने यहाँ जोड़ दिया ई गाड़ी और ई रिक्शा की परिभाषा। सरकार ने, क्योंकि हाई कोर्ट ने यही कहा था कि भाई कोई मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है नहीं, भाई आप चला रहे हो कुछ है नहीं, तो फिर सरकार ने ये अमेंडमेंट करके ई रिक्शा की परिभाषा भी जोड़ दी। अब ई रिक्शा के लिए आप जानते हो अब उन पे नंबर प्लेटें आती, जितने भी ई रिक्शा चलते नंबर प्लेट आती, बाकायदा इंश्योरेंस वगैरह सब होता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी उसकी कि एक तो परिभाषित नहीं थे कि क्या होते हैं ये, दूसरा सिक्योरिटी की बात थी कि अगर सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ई रिक्शा चलाने वाला तो गरीब आदमी वो तो कर नहीं सकता, तो फिर कौन करेगा ना, जब उसका नाम नंबर प्लेट मिलेगी ना कुछ मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका बीमा भी नहीं होता होगा, कुछ नहीं होता उसका, ना बीमा होता है ना कुछ होता है। जब सामने वाले को कुछ चोट आ जाए, कोई उपहति हो जाए, हालांकि इतनी तेजी से नहीं चलते लेकिन फिर भी हो जाए मान लो, तो फिर कौन भुगतान करेगा, ये समस्या थी। तो उस समस्या का अब निजात इसमें जोड़ के कर दिया गया है। ठीक है, निजात ये हो गया कि अब बाकायदा उनका क्या होता है, जब आप ई रिक्शा खरीदते हो बाकायदा उनका बीमा होता है, बाकायदा उनको नंबर प्लेट मिलती है, वो ग्रीन कलर की मिलती है वो बात अलग है, लेकिन नंबर प्लेट मिलती है, नंबर मिलता है, रजिस्ट्रेशन होता है, बाकायदा बीमा होता है, जैसे हर गाड़ी का होता है वैसे ही होता है सब। ठीक है, तो ये वैलिड हो गए। ठीक, तो ई गाड़ी और ई रिक्शा, ई गाड़ी और ई रिक्शा का मतलब है, इसीलिए ई गाड़ी और ई रिक्शा लिखा है। ठीक है, तो ई गाड़ी ई रिक्शा का अर्थ है 3 पहियों वाला, कितने, 3 पहियों वाला, कितनी क्षमता वाला ये भी लिखा है, 4000 वॉट से अनधिक, 4000 वॉट से
अनधिक 4000 वॉट से अनधिक विद्युत शक्ति का बैटरी युक्त वाहन। विद्युत शक्ति का बैटरी वाहन, बैटरी युक्त वाहन। ये परिभाषा हो गई, मतलब इसमें कितने 4000 से ज्यादा जो किलोवाट नहीं होना चाहिए। 4000 से 4000 तक किलोवाट मान लो, इससे कम ही रहते हैं। तो 3 पहियों वाला 4000 वॉट से अनधिक विद्युत शक्ति का बैटरी युक्त वाहन। और जब से सरकार ने इसको परिभाषा में शामिल किया, बड़ी बड़ी कंपनी ई रिक्शा बनाने लगी। उससे पहले लोकल ही बनाते थे। आज बड़ी बड़ी कंपनियां ई रिक्शा बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? वैलिड हो गया है। वैलिड हो गया है तो अब बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखोगे, बड़ी बड़ी कंपनियां टाटा वाटा सभी बना रहे हैं, ई रिक्शा बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वैलिड हो चुका है। ठीक है, अब देखेंगे 2B। 2B में क्या लिखा है? नव परिवर्तन का संवर्धन। 2B में है नव परिवर्तन का संवर्धन। और ये भी याद रखना कब जोड़ा गया? 2015। नव परिवर्तन का संवर्धन। केंद्र सरकार परिवहन के क्षेत्र में खोज और विकास के लिए, जो खोज और विकास है भाई, परिवहन में कैसे बढ़िया किया जाए, उसको बढ़िया सड़कें बनाई जाए, बढ़िया गाड़ी चलाई जाए, उसके लिए सरकार की सोच है ये। केंद्र सरकार परिवहन के क्षेत्र में, केंद्र सरकार परिवहन के क्षेत्र में, कुल मिला के ये सपना कह लो इसको, ये सपना है केंद्र सरकार का कि अच्छी से अच्छे हो। ऐसा नहीं कि करे नहीं, करे जाते हैं, लेकिन कोई चीज अच्छी हुई उसके बाद और अच्छी करना है ना, हमेशा चलता रहता है। तो ये सपना रहता है कि भाई और भी अच्छा किया जाए, और भी अच्छा किया, वो चीज है। तो केंद्र सरकार के परिवहन के क्षेत्र में खोज, केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के परिवहन के क्षेत्र में खोज, खोज करती रहती सरकार, कुछ नया लाया जाए। ठीक है, वही चीज है। खोज और विकास के लिए, खोज और विकास के लिए, ठीक है, खोज और विकास के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती, के लिए इस उपबंधों से, इस क्या लिखा है? इस अधिनियम के उपबंधों से, उपबंधों से क्या कर सकती है? छूट प्रदान कर सकती है। सरकार के चाहती है कि भैया हमारी परिवहन की व्यवस्था बहुत शानदार हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए, तो सरकार जिस जिस भी उपबंध में छूट देना चाहे दे सकती है। जैसे कि आपने सुना होगा कभी टेस्ला भारत आ रहा है, टेस्ला आ रहा है, तो सरकार टेस्ला कह रहा है कि भैया छूट दो हमें, आ चुका है, आ रहा है, उसकी स्थापना होने वाली ही है। तो उसके लिए वो ऐसे नहीं आ गया, टेस्ला ऐसे आया कि सरकार ने छूटें दी उसे कई, तब वो आई कंपनी। बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, बैटरी की कार बनाने के मामले में सबसे बेहतरीन बैटरी की कारें बनाती है। जो अपनी नॉर्मल कारें होती हैं ऑडी बॉडी, उनको भी फेल करती है, इतनी अच्छी कारें बनाता है टेस्ला। ठीक है, तो उसको भारत लाने के लिए सरकार ने उसको छूट दी कई प्रकार की। ठीक है, ताकि वो भारत में आए, अपना प्लांट लगाए। क्योंकि वैसे ही आप जानते हो कि उनकी गाड़ी काफी महंगी होती है, लेकिन जब वो भारत में बनेगी तो उनकी कीमत आधी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वही गाड़ी विदेश से इंपोर्ट करके आएगी तो उसकी कीमत दुगनी तिगनी हो जाएगी। तो भारत सरकार चाहती कि नहीं, भारत में ही बने। जब वो भारत में बनेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और जैसे जैसे सेलिंग होगी वैसे वैसे और कम हो जाएगी। तो इस वजह से सरकार कहते हैं कि नव नव परिवर्तन उसी को कहते हैं, कि सरकार चाहती किसी कंपनी को लाना कि भैया बढ़िया हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा, जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, तो उसके के लिए किसी भी कंपनी को छूट दे सकती है। तो वही इसमें लिखा है, केंद्र सरकार परिवहन के क्षेत्र में खोज करने के लिए, अब ये खोज ही है एक तरीके से, एक नया एक्सपेरिमेंट है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल चले देश में, ताकि पेट्रोल पे बोझ कम हो जाए, डीजल पे बोझ कम हो जाए। ठीक है,
विकास के लिए इस अधिनियम के उपबंधों में छूट प्रदान कर सकती है। छूट देगी तभी कंपनियां आती, वैसे नहीं आती। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती भाई हमको क्या फायदा, तो हमको छूट दो, हम आएंगे, फ्री जमीन दो, ये दो वो दो। तो सारी कंडीशनें होती हैं, फिर सरकार को ठीक लगता है। सरकार अगर कुछ, सरकार के अगर बस का है और सरकार को ठीक लग रहा है, सरकार उनको मांगती है, उनको लाती है और फिर वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब चैप्टर 2 देखिए, अध्याय 2। अध्याय 2 कहता है मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। तो चैप्टर का नाम याद रखना है पहले तो आपको, ये ड्राइवरों किससे संबंधित है, केवल इतना याद रखना। अध्याय 2 ड्राइवरों के लिए, सबसे पहले ड्राइवर। और कैसे याद याद रखना भी बड़ा आसान है कि गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले यात्रियों से पहले क्या जरूरी है, ड्राइवर। ड्राइवर चाहे आप चलाओ चाहे कोई चलाओ, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही कहलाता है। तो गाड़ी चलाओगे तो क्या कहलाओगे, ड्राइवर। तो भाई गाड़ी आप पे है तो फिर सबसे पहले गाड़ी के लिए, गाड़ी का क्या करोगे बगैर ड्राइवर के, या कोई को चलाने नहीं आती, या कोई ड्राइवर नहीं है आपके पास, या तो आप खुद ड्राइविंग करना जानते हो, या आपके पास ड्राइवर हो। जो ड्राइविंग करता है वो क्या कहलाता है, ड्राइवर। तो सबसे पहले गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए, ड्राइवर। तो सबसे अध्याय जो 2 है, पहला तो अध्याय जानते हुए परिभाषाओं से ही खत्म हो जाता है। दूसरा जो अध्याय वो काय से शुरू होता है, ड्राइवर। तो सबसे पहली इकाई है ड्राइवर। तो अध्याय 2 काय से संबंधित है, ड्राइवरों से। ठीक है, मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन। ड्राइवरों को के लिए भी तो लाइसेंस वगैरह चाहिए, तो कौन से में, अध्याय 2 में, ये याद रखना। अब सेक्शन 3 से शुरू होता है ये, सेक्शन 3 से शुरू होता है। ये कहता है चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। सिंपल सी परिभाषा है कि भैया बगैर लाइसेंस के नहीं चला सकते आप। अगर आपको गाड़ी चलाना सार्वजनिक स्थान पे, तो भाई बगैर लाइसेंस के कैसे चलाओगे। तो धारा 3 यही कहती है, चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। ये कहती है सार्वजनिक स्थान में मोटरयान तभी चलाएगा जब वह चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हो। सार्वजनिक स्थान में, अपने घर पे चलाते रही वो बात अलग है। कोई आपका खेत बाड़ा डला चलाओ, उसमें सरकार थोड़ी ना आपसे लाइसेंस मांगने आ रही। लेकिन जब आप किसी वाहन को सार्वजनिक स्थान पे चलाते हो, सार्वजनिक स्थान में मोटरयान, स्थान में मोटरयान, कोई भी मोटरयान है तभी चलाएगा जब वह चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हुए हो। जब वह चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हुए हो। ठीक है, जब कोई व्यक्ति चालन अनुज्ञप्ति धारण किए हुए होता है, तभी वो सार्वजनिक स्थान पे अपना जो भी वो वाहन है वो चला सकता, बगैर अनुज्ञप्ति के नहीं चला सकता। उपरोक्त शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो मोटरयान चलाना सीख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त शर्त या बात एक ही बात है, उपयुक्त शर्त कह लो या बात कह लो, जो ऊपर बताई हुई शर्त ही है। उपयुक्त शर्त उन लोगों पर लागू नहीं होगी जो मोटरयान चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग चलाना सीख रहे हैं उन पे लागू नहीं होती। भैया चलानोगे, सीखोगे तभी तो लाइसेंस मिलेगा, बगैर चलाने सीखे तो लाइसेंस नहीं मिलता है। तो आप चलाना सीख रहे हो भैया, तो आप पे लागू नहीं होगा। अगर आप वाहन चलाना सीख रहे हो, परिवहन वाहन वाले जो है, तो अगर ये आप चलाना सीख रहे हो तो फिर लागू नहीं होगा। बगैर अनुज्ञप्ति के कोई भी सार्वजनिक स्थान पे वाहन नहीं चलाएगा, है ना। अनुज्ञप्ति नहीं है जब तक, लाइसेंस नहीं है तब तक। और ये बात किन पे लागू नहीं होती, जो सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उन पे लागू नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है आयु सीमा। भाई कितनी आयु होगी, आयु सीमा। अनुज्ञप्ति वगैरह के लिए भाई आयु सीमा भी जरूरी है, कितनी आयु चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाएगा, याद रखना।
18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चलाएगा। मतलब यह है कि मोटरयान चलाने के लिए एज है कम से कम 18 तो होनी चाहिए आपकी। अगर आप सार्वजनिक स्थान में मोटरयान चलाना चाहते हैं तो उसके लिए एज भी होना, देखिए केवल एज से काम नहीं चलता, एज के साथ लाइसेंस भी होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ चूंकि आयु आयु देख रहे हैं इसीलिए, तो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है वो सार्वजनिक स्थान पर जो है वाहन नहीं चला सकता, ठीक है। लेकिन परंतु भी है इसमें, परंतु, ये परंतु तो जोड़ा है लेकिन इस परंतु का शायद ही लोग कोई इस्तेमाल करते हो। परंतु 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, क्योंकि अब इतनी कम पावर की व्हीकल आना ही बंद हो गई तो ये एक तरीके से खत्म है। 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 50 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। 50 सीसी क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। मतलब 16 साल का हो गया है, 16 साल से ऊपर का, तो 50 सीसी की जो है बाइक जो है वो चला सकता है। छोटी मोटी टॉय कह लो, ये टॉय ही रहते हैं, 50 सीसी की बहुत कम छोटी सी होती है। तो 50 सीसी क्षमता की जो है टॉय टाइप की जो बाइसाइकिल होती है, साइकिल कह लो, जिससे मोटरसाइकिल कह लो, वो चला सकता है, ठीक है। अगली, 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान नहीं चला सकता। 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान नहीं चला सकता। मतलब आपको दो एजें मुख्यली इसमें मिली। एक, नॉर्मली आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो अपने लिए तो उसके लिए एज है आपकी 18 वर्ष। आपका वाहन है, आप मोटर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो एक एज है 18 वर्ष। दूसरा है परिवहन, आप मोटर, आप बस चलाना चाहते हो तो उसके लिए एज है 20। सार्व परिवहन, परिवहन यान का मतलब होता है जो यात्रियों को ले जाने वाला यान या भाड़े की गाड़ी के लिए बनवा रहे हो तो उसके लिए एज है 20 वर्ष, ठीक है। नॉर्मली आप जब बनवाते हो उसके लिए 18 वर्ष, है ना। 18 वर्ष से कम के नहीं होने, 18 साल के हो जाओगे तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई भाड़े वाली गाड़ी चलाना है तो उसके लिए फिर आपकी एज होनी चाहिए 20 वर्ष, तब आपका वो वाला लाइसेंस बनेगा। और 16 वर्ष के बाद आप 50 सीसी वाला जो है लाइसेंस बनवा सकते हो, ठीक, ये आपको याद रखना है। परिवहन यान जो होता है उसके लिए भी डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलता है कि भाई डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। उसमें अपन पढ़ेंगे आगे भाई उसके लिए क्या शर्त है उसके लिए। ये तो अभी एज की बात हो गई। तो दो एजें आ गई, एक नॉर्मल वाहन की एज आ गई और एक परिवहन की आ गई, तो दोनों याद रखना है। परिवहन यान के लिए जो है 20 वर्ष है, तो वो नॉर्मल वाहन की एज ना पूछ के परिवहन की ही पूछेंगे आपसे, ठीक है। ये याद रखना आप, 20 साल, 18 मत लगाया ना, ठीक है। वो परिवहन की ही पूछेंगे वो आपसे, नॉर्मल या एज नहीं पूछने वाले वो आपसे। अब देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है धारा 3 एवं धारा 4 के उल्लंघन के लिए यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व। ये कह रहा है धारा 3 एवं धारा 4 जो ऊपर ने ऊपर पड़ी के उल्लंघन के उल्लंघन के लिए
यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व। यानों के स्वामियों का ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपकी बाइक है, आपकी कार है, आपका बच्चा उठा के ले गया, तो ये जिम अगर आपके नाम है तो आप ही की जिम्मेदारी है उसमें, ये कह रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? स्वामी की है। आपका अगर नाबालिग बच्चा है, 18 साल से कम का ले गया, तो ये अगर आपके नाम है तो आप ही की जिम्मेदारी होगी, ये वो कह रहा है। कि यान का स्वामी या भार साधक ऐसे व्यक्ति से जो धारा 3 एवं धारा 4 की शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, ना तो वाहन चलवाएगा ना ही अनुमति देगा, ये आपकी जिम्मेदारी। तो इसमें लिखना है केवल यान का स्वामी या भार साधक। यान का स्वामी, आगे सजा में सजा भी आएगी, स्वामी या भार साधक। अभी तो आप पे लायबिलिटी डाली जा रही है। यान का स्वामी या भार साधक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जो धारा 3 एवं 4, सीधा लिख लेते हैं, 3 एवं 4 की शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, कि शर्तों की, धारा 3 और 4 की शर्तों की पूर्ति नहीं करता है। मतलब उस तरीके की योग्यता नहीं, 18 साल का ही नहीं है, 20 साल का ही नहीं है, 16 साल का ही नहीं है, जैसी भी स्थिति हो वो एज नहीं धारण करता है। ठीक है, करता है, नहीं करता है, ना तो वाहन चलवाएगा ना ही अनुमति देगा, ना तो वाहन चलवाएगा ना ही अनुमति देगा। दोनों चीज हैं, चलवाओगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि बेटा आओ मैं तुम्हें सिखा दूं, बेटा अभी 15 ही साल का है, पिताजी मोटरसाइकिल सिखा रहे हैं या कार सिखा रहे हैं, तो वो नहीं करोगे, वो नहीं करना है आपको। और ना ही अनुमति दोगे कि बेटा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो चीज कह रहा है, ये लायबिलिटी डाल रही है धारा आप पे, कि अगर आप का बच्चा हो, कह लीजिए, धारा 3 या 4 के अधीन उस शर्तों की पूर्ति नहीं करता है, तो ना तो आप उसको वाहन चलवाएंगे और ना ही उसको अनुमति देंगे चलाने की कि चला लो। ठीक है, ये आप पे लायबिलिटी डालता है, इसके लिए पनिशमेंट भी है, आगे आएगा। ठीक है, अभी तो लायबिलिटी डाली, पनिशमेंट आगे आएगा, बहुत आगे। ठीक है, अब धारा 6 कहता है चालन अनुज्ञप्ति धारण करने पर निर्बंधन रोक। चालन अनुज्ञप्ति धारण करने पर चालन अनुज्ञप्ति धारण करने पर निर्बंधन यानी शर्तें, निर्बंधन ही है, निर्बंधन, निर्बंधन या शर्तें कह लो आप। सेक्शन 6, इसमें आपको लिखना है केवल एक पॉइंट, धारा 139, 139। ठीक है, धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार, ठीक है, धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत है, प्राधिकृत किया गया है, के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, मोटरयान चलाने के लिए के
लिए प्राधिकृत किया गया है। ठीक है, अनुमति दी गई है, प्राधिकृत किया गया है, कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? धारा 139 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा। क्या मतलब ये है? कोई अन्य चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा मतलब जो दिया है उसी के हिसाब से चलाएगा, जैसा लाइसेंस है उसी के हिसाब से चलाओगे, किसी कोई अन्य अनुज्ञप्ति धारण नहीं करोगे। जो दिया है मतलब उसी का चलाओगे। आपको जैसा वाहन दिया, मान लो कई बार आपने आप कहोगे कि ऐसा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो ये होता है कि आप लाइसेंस बनवाने गए, लाइसेंस की कई कैटेगरी होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर और हैवी व्हीकल। ठीक है, आपने टू व्हीलर का बनवाया, आप फोर व्हीलर चला रहे हो टू व्हीलर से, तो क्या ये जायज है? नहीं है। अगर टू व्हीलर का है तो टू व्हीलर चलाओ, फोर व्हीलर नहीं चला पाओगे, फिर आप भले ही आपको आता हो उससे मतलब नहीं, जो लाइसेंस है उसी के अनुसार चलाओगे आप। अब मान लो आपका टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का बना है, तो उसमें लिखा रहता है टू व्हीलर और हल्के चार पहिया वाहन, स्पेशल लिखा रहता है। अब हल्के चार पहिया वाहन है, आप भारी चार पहिया वाहन चला रहे हो तो नहीं चला पाओगे। ठीक है, हल्के चार पहिया वाहन का है और आप ट्रक चला रहे हो तो नहीं चला पाओगे, जैसा लाइसेंस है वही काम करिए। टू व्हीलर का है टू व्हीलर चलाइए, फोर व्हीलर का फोर व्हीलर चलाइए, और बड़ा व्हीकल है तो बड़ा व्हीकल चला सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जैसा है वैसे ही चलाइए आप। ठीक है, जो आप अनुज्ञप्ति धारण करिए हुए हो उसी अनुसार आपको अपना व्हीकल चलाना है। अगला कहता है किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। किसी अन्य व्यक्ति को उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। ये क्यों लिखा है? ये इसीलिए लिखा है, आपने देखा होगा आपके जमाने में अभी भी बनती, अब तो खैर बंद हो गई, क्या कहते थे, एमएसटी वगैरह बनती थी, लड़के बदल लेते थे। बोले यार एक ने एमएसटी बनवा ली, फिर दूसरा गया उसने अपना फोटो चिपकाया और चल दिया। तो वो यही कह रहा है कि भाई आपका लाइसेंस तो आप ही यूज करो, या नहीं कि किसी और को दे दिया, है ना, उसने फोटो लगाया अपना और वही कारस्तानी करके भाई वो भी यूज कर रहा है। नहीं, आपका है, आप ही यूज करो, किसी दूसरे को आप यूज करने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, यह धारा अन्य वर्गों के यानों को जोड़ने से निवारित नहीं करेगी, ये भी लिख दिया इस पर। यह धारा अन्य वर्गों के यानों को जोड़ने से निवारित नहीं करेगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया ये हमने ऊपर बता दी कि भाई जैसा आपका है वैसा चलाओ, उससे अन्न नहीं धारण कर सकते, वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अन्य अन्य वाहन अगर जुड़वाना चाहते हैं, अब जैसे आपका लाइट मोटर व्हीकल का है और आप उसको वेटेड वाला या हैवी वाला बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, आवेदन देना पड़ेगा कि साहब हमारा उसमें हैवी में कन्वर्ट किया जाए, तो उसमें हैवी भी जुड़ जाएगा कि भाई टू व्हीलर भी चला सकते हो, फोर व्हीलर भी चला सकते हो हल्के वाले, इसके अलावा भारी वाले भी चला सकते हो, वो जुड़वाना पड़ेगा फिर आपको, तो वो जुड़वा सकते हो, वो बात अलग है। तो ये कह रहा है कि वही कह रहा है ये धारा की, ये धारा रोकेगी नहीं इस बात को, इस बात का मतलब ये नहीं कि एक बार बन गया तो नहीं, बन गया तो बनवा सकते हो, हैवी व्हीकल बनवा सकते हो। ठीक है, हैवी व्हीकल का भी बनवा सकते हो, लेकिन हैवी व्हीकल का जो बनता है ना उसमें थोड़े से रट्टे होते हैं, हर 5 साल में दिक्कत आती है उसमें, हर 5 साल में कराना पड़ता है उसको रिन्यू। ठीक है, तो उसका थोड़ा अलग रहता है, उसका फीस भी ज्यादा रहता है, उसका हर 5 साल में रिन्यू होता है ना, तो वो रहता है। अब देखिए सेक्शन 7, सेक्शन 7 कहता है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति में दिए जाने पर निर्बंधन करते हैं। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति
दिए जाने पर निर्बंधन शर्तें, निर्बंधन शर्तें काय में है, शिक्षा से, लर्निंग लाइसेंस की बात आ गई। अब परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब तक कि हल्का मोटर यान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं की हो। ये कौन ये कह रहा है कि कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तब आपको परिवहन वाली अनुज्ञप्ति मिलेगी। तो क्या कह रहा है, परिवहन परिवहन यान चलाने के लिए, ठीक है, परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब तक कि हल्का मोटरयान चलाने के लिए, जब तक कि हल्का मोटरयान चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति धारण नहीं की हो, कम से कम 1 वर्ष चालन अनुज्ञप्ति धारण ना की हो। ठीक है, ये कह रहा है मतलब परिवहन यान बस चलाना चाहते हो आप, उसके लिए लाइसेंस चाहिए आपको। तो वो कह रहा है पहले हल्का मोटर व्हीकल का लाइसेंस बनवाओ, उसके बाद 1 साल वेट करो, उसके बाद आवेदन करो, है ना। पहले अपने घर में जो हल्की वो जो भी गाड़ी है आपकी 4 व्हीलर, उसका लाइसेंस होना चाहिए हल्का। छोटे 4 व्हीलर के जो लाइसेंस होते हैं अपने घरेलू जो 4 व्हीलर हल्के वाहनों में आती है, तो सबसे पहले आपका वो लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद भी 1 साल की अनुमति, 1 साल निकल गया हो उसके बाद अप्लाई कर पाओगे परिवहन यान के लिए। इसलिए आपने पढ़ा था परिवहन यान के लिए एज कितनी थी, 20 वर्ष, और नॉर्मली एज कितनी है, 18 वर्ष। इसलिए एज है वहां पे 18 है, 18 से 19 20 जैसे ये 1 साल तो उसमें चाहिए ना, तो इसलिए वहां 20 थी और यहाँ 18 थी। ठीक है, जब भी चाहिए तो कुल मिला के 1 साल का पहले 1 साल या उससे जितने भी ज्यादा है उसके बाद ही बनवा पाओगे, नहीं तो नहीं बनवा पाओगे। ठीक है, तो 1 साल का परिवहन का जो हल्का वाला वाहन होता है, परिवहन यान के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति चाहिए, तो कम से कम 1 साल की चालन अनुज्ञप्ति चाहिए उसके लिए, हल्के मोटर वाहन की अनुज्ञप्ति चाहिए। ऐसा नहीं मोटरसाइकिल का नहीं लगेगा, 4 व्हीलर का ही लगेगा, हल्का वाहन का लगेगा। आप कहो कि हमारे पास 2 व्हीलर का है, 4 5 साल हो गए, अब हमें परिवहन का बना दो, तो नहीं बनेगा। उसके लिए 4 व्हीलर का है चाहिए, हल्का वाहन जो हल्का 4 व्हीलर होता है ना उसकी श्रेणी में आते उनका चाहिए 1 साल का कम से कम। उसके बाद आप परिवहन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। ई गाड़ी या ई रिक्शा पर नियम लागू नहीं होगा, ये कह रहा है। ई गाड़ी और ई रिक्शा पर नियम लागू नहीं होगा। अब आप कहोगे ई गाड़ी ई रिक्शा पे क्यों नहीं होगा, भाई ई गाड़ी कुछ हल्के होते हैं तो उसके लिए नहीं। अब ये होते अब ये भी तो परिवहन के यान में आते ना ई गाड़ी ई रिक्शा, लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं कि साहब 1 साल तक वेट करना है फिर इनको लाइसेंस मिलेगा, वो वाली बात इनके लिए लागू नहीं होगी। हल्के होते ज्यादा में वो भी नहीं होती, इसलिए उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, 1 साल वाला जो नियम है ई गाड़ी ई रिक्शा पर लागू नहीं होता। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने की शिक्षार्थी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, ये कह रहा है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बिना गियर वाली
मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन और, दी नहीं दी जाएगी अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी। जब तक कि देखरेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति ना हो। जब तक कि देख रेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति ना हो। अब इसमें याद रखना एक चीज, जो 18 वर्ष से कम बालों के लिए कह रहा है, वो पढ़ चुके पहले 50 सीसी की बगैर गियर की मोटरसाइकिल, उसमें गियर तो होते नहीं, 50 सीसी में क्या गियर डालोगे, उसमें दम ही नहीं गाड़ी में, क्या गियर डालेंगे, तो बगैर गियर की ही होती है वो छोटी सी जो गाड़ी है, उसकी भी अनुज्ञप्ति तभी दी जाएगी, 18 साल से कम का है बगैर गियर वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल की अनुमति इनको मिल सकती है, लूना बूना की तो अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए ये कह रहा है शर्त ये है कि जो इनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसकी लिखित सहमति होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या याद रखना है आपको, उसके माता पिता की सहमति, माता पिता की सहमति नहीं लिखी उसमें, उसमें लिखी है जो भी देख रेख करता है उसकी, आप बाहर रहता है बच्चा, उसकी देखरेख कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति की सहमति, तो जो व्यक्ति उसकी देखरेख करने में लगा हुआ है उस व्यक्ति की लिखित सहमति चाहिए, ना कि माता पिता की। ठीक है, माता पिता अगर देखरेख करते तो माता पिता, आप देख रेख कर रहे हो तो आप, चाचा कर रहे हैं चाचा, कोई भी कर रहा हो, अंकल कर रहे हैं अंकल, कोई भी कर रहा हो, तो जो देख रेख कर रहा है बच्चे की उसकी सहमति चाहिए। ठीक है, यहाँ देख रेख करने वाले की सहमति लिखा है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हो तो ये ध्यान रखना है इनको। तो देख रेख करने वाले की सहमति, क्योंकि माइनस मार्किंग है और शब्दों में ही उलझाएंगे वो, कोई ऐसे उलझाने वाली चीजें नहीं रहती लेकिन शब्दों में उलझा देते हैं। अब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा कि देखरेख करने वाले व्यक्ति की चाहिए कि माता पिता की, तो वो लिख देंगे भाई कौन की अनुमति की आवश्यकता है, देखरेख करने वाले की, माता पिता की, उप संरक्षक की, उपरोक्त सभी की, बना दिया उन्होंने क्वेश्चन, और आप लगाया उपरोक्त सभी, गड़बड़ हो गया, या माता पिता लगाया है, तो ध्यान रखना है इस चीजों का, देखरेख करने वाले की सहमति की जरूरत है इसमें। ठीक है, इस तरीके से बता देते, शब्दों में उलझाते हैं और कुछ नहीं। बाकी का पढ़ेंगे कल से, सेक्शन 8 जो है कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे सेक्शन 8, और इस चैप्टर में कितने कहाँ तक गया ये आपका, ये आपका जो है चैप्टर गया है 28 धारा तक। ठीक है, चैप्टर 2 जो है 28 तक गया है, जल्दी कर लेंगे अपन इसको भी, ऐसे ही पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब मेजर एक्ट की क्लास में मिलेगी 10 मिनट बाद। ठीक।